हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अखिलेश दुबे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज सेंटर पे। दोस्तों, हम लोग चैप्टर 7 पढ़ रहे थे, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इस फंडामेंटल राइट पे हम लोग पार्ट 2 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने फंडामेंटल राइट का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन और आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 14 से शुरू करेंगे, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक, जिसमें हम लोग मेनली राइट टू इक्वालिटी के ये जो आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 15 को, आर्टिकल 16 को, आर्टिकल 17 को, आर्टिकल 18 को, यानी कि 5 आर्टिकल हम लोग राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर इक्वालिटी की हम लोग बात करें तो सबसे पहला आर्टिकल जो कि आर्टिकल 14 है, उसके तहत क्या आता है। आर्टिकल 14 के अंडर है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब ये इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज क्या होता है। अब यूँ समझिए कि ये जो आर्टिकल 14 है, ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो कुल मिलाकर के इक्वालिटी बिफोर लॉ बोले या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज बोले, ये दोनों ही जो हैं राइट टू इक्वालिटी को दर्शाते हैं। राइट टू इक्वालिटी, RTE। ठीक है, अब ये जो राइट टू इक्वालिटी है, ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी इंसान हो, मान लीजिए अगर ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया, ठीक, इंडिया में आप यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, तो आप एक इंसान हुए जो कि यहाँ इंडिया में रह रहे हैं, तो आपके पास राइट टू इक्वालिटी होगा। ठीक, आप इंडिया से बाहर यहाँ पर हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपके पास राइट टू इक्वालिटी नहीं है कि आप जा करके इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में क्लेम करें। आप अफगानिस्तान में रह रहे हैं, आपको वहाँ इक्वालिटी नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं बैठता कि आप अफगानिस्तान से इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में आके दलील पेश करें कि मुझे राइट टू इक्वालिटी नहीं मिल रही। नहीं, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर आप हो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, सिटीजन हो कि फॉरेनर हो कि कोई लीगल पर्सन हो, क्योंकि ये जो आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वालिटी को लेकर के, ये फॉर एनी पर्सन है, यानी कि कोई भी इंसान, चाहे वो लीगल पर्सन हो, चाहे वो लीगल पर्सन का मतलब कोई कंपनी हो या कोई कॉरपोरेशन हो या फिर कोई सिटीजन हो इंडिया का या फिर कोई फॉरेनर हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर वो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर है तो उसको राइट टू इक्वालिटी मिलेगा। अब राइट टू इक्वालिटी में दो कॉन्सेप्ट हैं इसमें, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब इन दोनों को ही समझते हैं क्या है ये। इक्वालिटी बिफोर लॉ बेसिकली ब्रिटिश ओरिजिन से निकला है, यानी कि अंग्रेजों के थ्रू निकाला हुआ ये एक कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब ये है कि कानून के आगे सब बराबर हैं, कानून के ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, कानून के आगे सब बराबर हैं। तो इसका मतलब है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ के कुछ कॉन्सेप्ट को समझे डिटेल में, तो इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस इन फेवर ऑफ एनीवन। मतलब कि किसी भी इंसान के पास कोई भी विशेष अधिकार नहीं रहेगा, सबके पास वही अधिकार रहेंगे जो सबके पास हैं। ठीक है, सेम लॉ सब पे अप्लाई होगा, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जो भी डिस्टिंक्शन हो, सेम लॉ सब पे अप्लाई होगा। कोई भी इंसान लॉ के ऊपर नहीं रहेगा। नो पर्सन इज अबव लॉ, दिस इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, अब ये जो है ब्रिटिश ओरिजिन से निकला। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है ये अमेरिकन ओरिजिन का है, यानी कि अमेरिका से निकला हुआ है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है इक्वालिटी बिफोर लॉ के कंपैरिजन में, कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज बोलता है कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, दो लोगों को ए और बी, इन दो लोगों को तभी इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा अगर इनके सर्कमस्टेंसेस भी इक्वल हों। ठीक है, यानी कि इनकी स्थिति परिस्थिति अगर बराबर हो, एक जैसी हो, तो उनको इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि ए जो है वो 5 स्टार होटल में खाना खाता है, बी के पास खाने के लिए राशन नहीं है, तो अगर गवर्नमेंट बी को जो है कोई प्रिविलेज देती है खाने को लेकर के या फिर कोई सहूलियत देती है किसी तरीके से, तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है कि इसके साथ अच्छा नहीं कर रही है। नहीं, बी को बी की सिचुएशन ए की सिचुएशन से भिन्न है। ए बहुत अमीर है, बी बहुत गरीब है, तो गवर्नमेंट इसलिए सपोर्ट कर रही है उसको। लेकिन अगर बी भी अमीर होता तो वो ना करती। ठीक है, तो इक्वल सर्कमस्टेंसेज में इक्वल ट्रीटमेंट होगा। अब ऐसा नहीं कि एक आदमी गरीब है और वो एक आदमी अमीर है तो अमीर को एड नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से तो गरीब को भी नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसलिए ये अमेरिकन ओरिजिन का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी पॉजिटिव है, और हम लोग इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कि ब्रिटिश ओरिजिन का है इसको निगेटिव मानते हैं। ठीक है, तो अमेरिकन का ये निकल के आया कि इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेज। फिर बोलते हैं कि अगर सब लोग एक जगह पे ही सिचुएटेड है, मान लीजिए कि मैं लखनऊ में बात करूं, लखनऊ में अगर मान लो मैं हूं, ठीक है, तो लखनऊ में होने से यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन लखनऊ के, जो एक आदमी पर लॉ लागू होगा लखनऊ के, वही लॉ लखनऊ के हर एक आदमी पर लागू होगा। अब जैसे मान लीजिए बीकेटी है, तो अभी फ़िलहाल बीकेटी में पूरा तरीके से सीज कर दिया गया है। बीकेटी को कोई आदमी बाहर आ नहीं सकता निकल करके बीकेटी से बाहर, और ना कोई अंदर जा सकता है बीकेटी के। तो ये बीकेटी के सारे लोग के पे लागू हो गया क्योंकि वो सिमिलरली सिचुएटेड हैं।
ठीक है, तो ये क्या हुआ, सेम लॉज अप्लाइड टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। फिर लिखते हैं लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, अगर कोई दो आदमी एक जैसे हैं तो उनको एक जैसा ही ट्रीटमेंट करना चाहिए बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है, तो ये सब दो चीज़ें जो हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इन दोनों कॉन्सेप्ट को हमने समझ लिया है। और आर्टिकल 14 हमें क्या गारंटी करता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ भी मिलेगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज भी मिलेगा, बट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर आगे चलते हैं तो बोलते हैं एक कॉन्सेप्ट और आता है रूल ऑफ लॉ, यानी कि लॉ का रूल, कानून का राज चलेगा, लोगों का नहीं। तो यहाँ ये बोलते हैं कि कोई भी इंसान को पनिश नहीं किया जा सकता, नो पर्सन कैन बी पनिश्ड। अगर उसने कोई लॉ नहीं तोड़ा है तो किसी इंसान को आप पनिश नहीं कर सकते, ये रूल ऑफ लॉ का पहला चीज़ है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि लॉ के आगे सब लोग इक्वल रहेंगे, ये ब्रिटिश ओरिजिन का है। देखिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश ओरिजिन का है ये, इसको एवी डाइसी ने दिया है। अगर आप नाम चाहे तो याद कर सकते हैं, एवी डाइसी, DICEY। ठीक है, तो ये है इसका। फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मानना है रूल ऑफ लॉ के कंसेप्ट का कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजल्ट है बेसिकली राइट्स ऑफ इंडिविजुअल का, यानी कि जो लोगों के पास फंडामेंटल राइट होते हैं उनका रिजल्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जैसे उन लोगों ने पहले ये मान के रखा है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स लोगों के पास होते हैं और उन फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो उनका मानना है कि अगर क्योंकि लोगों के पास पहले से ही राइट थे तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट है राइट ऑफ इंडिविजुअल का। लेकिन ये दोनों केस इंडिया के केस में तो सही हैं। ठीक है, इस टाइप का इक्वालिटी बिफोर लॉ हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो तीसरा केस आया है ये इंडिया केस में सेम नहीं है। क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि अबव 2 लॉज तो सही है, बट थर्ड लॉ सही नहीं है इंडिया के केस में। क्यों? क्योंकि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो राइट लिखे हैं वही इंडिविजुअल के पास राइट होंगे। इंडिविजुअल के पास क्या राइट हैं उनको पहले से एज्यूम नहीं किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। ठीक है ना। फिर एक आता है कि अब ये जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आया है, राइट टू इक्वालिटी का मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसके कुछ एक्सेप्शंस है, कहीं कहीं पे ये अप्लाई नहीं होता। कहाँ पे? जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं, जो कि प्रेसिडेंट और गवर्नर होते हैं, प्रेसिडेंट सेंटर में, गवर्नर स्टेट्स में, उनके पास कुछ इम्यूनिटीज़ होती हैं इस फंडामेंटल राइट को लेकर के। क्या इम्यूनिटी है कि ये किसी भी कोर्ट में जवाबदेही नहीं है, इनके पास जवाब देने के लिए कोई भी मजबूरी नहीं है किसी भी कोर्ट को। अगर ये अपने पावर का इस्तेमाल करके या फिर अपने ड्यूटी का पालन करते हैं और उसके लिए ये किसी भी कोर्ट को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है कि हमने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, मैंने अपनी ये वाली पावर क्यों यूज़ की, तो कोर्ट इनसे सवाल जवाब नहीं कर सकता। ठीक है, जबकि बाकी अगर सिटीजन से देखा जाए तो सिटीजन ऐसा अगर कुछ करें तो उनसे सवाल जवाब किया जा सकता है। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ शुरू नहीं की जा सकती जब ये अपने ऑफिस में है, यानी कि अपने कार्यकाल में है। ठीक है, इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इनको इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता है ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस जब ये अपने कार्यकाल में है। इनके खिलाफ कोई सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट भी नहीं की जा सकती, शुरू भी नहीं की जा सकती। ठीक है, अगर उन्होंने अपने पर्सनल कैपेसिटी में पर्सनली कुछ उन्होंने काम किया ऐसा जिसकी वजह से उनके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए, तो वो भी शुरू नहीं कर सकते जब तक उनको एक एडवांस नोटिस ना दे दी जाए 2 महीने की, और जब वो 2 महीने की नोटिस एक्सपायर हो जाएगी तब जा करके जो है उनके ऊपर कोई कार्रवाई शुरू होगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं कि नो सिविल प्रोसीडिंग्स बिफोर 2 मंथ्स नोटिस एक्सपायरेशन एंड नो इम्प्रिजनमेंट, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। ठीक है, वो दोनों के लिए, प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के लिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें याद रखने वाली थी। बाकी कुछ और भी एक्सेप्शंस है प्रेसिडेंट और गवर्नर को छोड़कर, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ये लोग किसी भी प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट में बाध्य नहीं है, मतलब कि इन लोग को कोई ज़रूरत नहीं है कि ये कोर्ट में जा करके अपने आप को सिद्ध करें। इन्होंने अगर मान लीजिए संसद में बैठे हैं, संसद में योगी जी ने कोई ऐसा बयान दे दिया जो कि लोगों को लग रहा है कि ये गलत है, इनको ये बयान वापस लेना चाहिए, लेकिन अगर ये कोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो इन योगी जी को जो है कोर्ट की कैटेगरी में पेश नहीं किया जा सकता। क्योंकि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, जो वोट दिया है, ठीक है, उसके लिए ये इम्यून्ड है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि इन्होंने ये स्टेटमेंट और वोट लेजिस्लेचर में दिया है, संसद में दिया है। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि आर्टिकल 31C जहाँ पर आता है वहाँ पर आर्टिकल 14 चला जाता है, यानी कि जो हमारा राइट टू इक्वालिटी है वो चली जाती है। अब ये आर्टिकल 31C एक एक्सेप्शन का केस है, एक एक्सेप्शन का आर्टिकल है जिसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। अभी के लिए ये समझिए कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो आर्टिकल 39 में दिए गए हैं क्लॉज B और क्लॉज C में,
इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 31C का सहारा लिया गया था, जिसके तहत अगर कोई ऐसा लॉ लाते हैं ताकि DPSP को इम्प्लीमेंट किया जा सके आर्टिकल 39 के, और अगर वो आर्टिकल 14 के विरोध में जाता है तो आर्टिकल 14 को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, वेयर आर्टिकल 31C कम्स इन, आर्टिकल 14 गोज आउट। ठीक है, अब कोई बाहर का रूलर आता है, मान लीजिए स्कॉटलैंड के राजा आ गए या फिर किसी और कोई मोनार्ची का कोई रूलर आ गया किसी बाहर का देश का, एम्बेसडर आते हैं, दूत होते हैं, डिप्लोमेट्स आते हैं, ये सब जो है इनको इम्यूनिटी मिलती है हर टाइप की प्रोसीडिंग से। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास भी ऐसी इम्यूनिटी है, और भी बाकी जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं। आर्टिकल 361A के अंदर देखें तो कोई भी इंसान के ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती अगर उसने कुछ ऐसा छापा है या फिर ऐसा कुछ ब्रॉडकास्ट किया है जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। रिपोर्ट के मामले में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का कोई प्रोसीडिंग हुआ, मान लीजिए कि पार्लियामेंट में ये चीज़ कही गई या स्टेट लेजिस्लेचर में ये चीज़ कही गई, ये चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, इस तरीके से सत्र आगे बढ़ा, तो अगर ये कोई चीज़ छाप देता है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में या फिर उसको ब्रॉडकास्ट कर देता है टीवी या फिर रेडियो के माध्यम से, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती अगर वो जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ट्रू है तो। ठीक है, दीज आर एक्सेप्शंस, सम ऑफ द एक्सेप्शंस एनीवेज। So, and we talk about other things like prohibition of discrimination on certain grounds, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए एक आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 में क्लॉज 1 यानी कि पहला प्रोविज़न क्या है कि जो स्टेट है यानी कि जो सरकार है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, शैल नॉट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट किसी भी आदमी के खिलाफ जो कि सिटीजन है इंडिया का यानी कि भारतवासी। देखिए यहाँ पर आर्टिकल 14 में जो है एनी पर्सन था, कोई भी आदमी, सिटीजन फॉरेनर कोई भी हो, यहाँ पर सिर्फ सिटीजन की बात की जा रही है। ठीक है, कहाँ पे? आर्टिकल 15 में कि सिर्फ सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, बाहर से कोई आए तो उसके साथ हो सकता है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है कि कोई एडवर्स डिस्टिंक्शन यानी कि कुछ इसी तरीके से एक ऐसा भेदभाव करे सरकार दो लोगों के बीच में जिससे एक को घाटा हो एक को फ़ायदा हो, तो वो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। और वो सिर्फ कुछ ग्राउंड्स पे है जिस पे सरकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। कौन सा? धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, जाति के आधार पर, सेक्स के आधार पर, कहाँ पैदा हुआ उसके आधार पर, इन सभी पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती गवर्नमेंट। फिर अगला प्रोविज़न जो है आर्टिकल 15 का वो ये कहता है कि कोई भी इंसान को जो है डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए या फिर लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए या फिर कोई रोक नहीं लगना चाहिए किसी भी इंसान के ऊपर कि वो किसी पब्लिक प्लेस का इस्तेमाल करे जिसको स्टेट ने अपने फंड के थ्रू पूरी तरीके से या फिर थोड़े तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। तो वो सारे के सारे पब्लिक प्लेसेस में एक्सेस होना चाहिए, चाहे बाथिंग घाट हो, चाहे पार्क हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब इनको भी कुछ कंडीशंस पे उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, इन सभी की रिगार्ड में जो है इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो पहला प्रोविज़न जो है वो तो सिर्फ स्टेट के खिलाफ फंडामेंटल राइट देता है कि स्टेट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन दूसरा प्रोविज़न जो है इसमें दोनों ही आ गए क्योंकि इन्होंने लिखा है ना नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड, तो यहाँ शैल बी सब्जेक्टेड का मतलब है कि सिटीजन भी हो गए और सॉरी यहाँ पे सिटीजन भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते और स्टेट भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ दोनों की बात होगी, तो दोनों ही क्लॉज में अलग अलग सिस्टम है, थोड़ा समझिएगा। अब बोलते हैं कि ये जो प्रोविज़न है ये डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है बाय बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। कौन सा प्रोविज़न? ये जो सेकंड प्रोविज़न है। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शंस हैं इसको लेकर के, आर्टिकल 15 को लेकर के, कि डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा बहुत किया जा सकता है स्टेट के थ्रू कुछ कंडीशंस में, ताकि कुछ जो पिछड़े वर्ग हैं, जो कमज़ोर वर्ग है हमारे सोसाइटी में, उसको ऊपर लाया जा सके। जैसे कि सरकार के पास ये अनुमति है, ये परमिशन है सरकार के पास कि वो वुमेन के लिए या फिर बच्चों के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है। ठीक है, ताकि उनको अपग्रेड किया सके, उनको जो है एडवांसमेंट लाई सके उनके अंदर। फिर कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं या फिर कुछ प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं स्टेट के थ्रू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो कि सामाजिक रूप से और मतलब इसको आप बोलते हैं ना कि शिक्षा के रूप से भी पिछड़े रह गए हों। ठीक है, ऐसे सिटीजन्स के लिए जो स्पेशल प्रोविजन ला सकती है गवर्नमेंट, जैसे कि बेसिकली आपको एससी देखने मिलेंगे और इस टाइप में एसटी देखने मिलेंगे। ठीक है, फिर बात करें तो उनको रिजर्वेशन मिलता है और एडमिशन मिलता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। ठीक है, उनको वहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है चाहे किसी भी टाइप का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो जो स्टेट ने मेंटेन करके रखा हुआ हो, और एडमिशन तो पक्का मिलता है चाहे वो प्राइवेट फंड, चाहे वो स्टेट के थ्रू मेंटेन्ड ना हो चाहे वो स्टेट के थ्रू मेंटेन्ड हो। ठीक है, अब माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि माइनॉरिटीज़ ने इस्टेब्लिश किए हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 30 में जब आएगा। तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अगर इस्टेब्लिश किए गए हैं तो ये उनकी मर्जी है कि वो उस बच्चे को लेंगे कि नहीं लेंगे, उस पर स्टेट का कोई दबदबा नहीं रहेगा। साथ ही साथ ओबीसीज को भी कुछ 27% का कोटा मिला गया है रिजर्व सीट में।
ठीक है, तो उनके पास रिजर्व्ड कोटा है कि भैया उनको जो है एजुकेशन में रिजर्व सीट्स मिलेंगे। तो ये जो रिजर्वेशन है ये क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगा जो ओबीसी में होते हैं। क्रीमी लेयर मतलब कि धन 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 से संपन्न रूप से जो है, जो जिनके पास संपन्नता ज़्यादा हो, क्रीमी लेयर उसको बोलते हैं। तो क्रीमी लेयर में कौन कौन आता है? तो पहला आता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यानी कि अगर मान लीजिए उस बच्चे के पिता प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, या फिर पार्लियामेंट या फिर संसदीय चीज़ों का कोई भी उनका जो है पावर है, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जितनी भी होती हैं अगर उनमें से कुछ भी है उनके पास, तो जो है उनको क्रीमी लेयर में डाल दिया जाएगा। गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनके माता पिता क्लास ए या क्लास बी की नौकरी है या फिर उसके बराबर की पोस्ट कोई है उनके पास, तो कर्नल की रैंक है आर्मी में, या फिर उससे ऊंची उससे ऊंची पोस्ट है, या उसी के बराबर की जितनी पोस्ट होती है नेवी में, एयरफोर्स में वो है, तो भी उनको क्रीमी लेयर में डाला जाएगा। प्रोफेशनल्स हो गए, इंजीनियर, लॉयर्स, ठीक है, डॉक्टर्स, तो उनको भी क्रीमी लेयर में डाला जाएगा। उनका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, ट्रेड है, इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसको भी क्रीमी लेयर में डाला जाएगा। इसी के साथ साथ जो है अगर उनके पास लैंड सीलिंग लिमिट के ऊपर है, यानी कि उनके पास इतनी लैंड है जितनी गवर्नमेंट ने बोली है कि इतनी होनी चाहिए सबके पास, इससे भी ज़्यादा है, तो उस केस में उनको क्रीमी लेयर में डाल दिया जाएगा। अगर उनकी एनुअल इनकम 6 लाख से ज़्यादा है तो भी वो क्रीमी लेयर में आएंगे। तो क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड कर दिया गया है रिजर्वेशन के बेनिफिट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। फिर अगला आता है आर्टिकल 16 के अंदर कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सरकारी नौकरी में जो है सबको बराबर का मौका मिलेगा, सीधे शब्द में यही है। और मौका मिलेगा तो मिलेगा, ये भी बात सही है, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं हो सकता। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि कुछ चीज़ों के आधार पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता कि तुमको नहीं मिलेगा तुमको मिलेगा, ऐसा नहीं कह सकते। कौन कौन सी कंडीशन है जिनके बिना पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता? तो वो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ। अब ये देखिए यहाँ इन लोगों ने लिख तो दिया है कि इन चीज़ों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, लेकिन जब आप इसके एक्सेप्शन पढ़ेंगे तो इन्हीं चीज़ों पर डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी दिया गया है। तो एक प्रोविजन ये है कि पार्लियामेंट जो है रेजिडेंस को, यानी कि कहाँ रहते हैं आप, उसको एक क्राइटेरिया के तौर पर बता सकता है कि आपको ये सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं। और जो सरकार है वो ये भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए पार्लियामेंट सिर्फ बताएगा कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। स्टेट की बात नहीं हो रही है, स्टेट में सब कवर हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, ठीक है, स्टेचुटरी नॉन स्टेचुटरी बॉडी हम सब देख चुके हैं पिछले पार्ट में। तो स्टेट जो है वो चाहे तो रिजर्वेशन दे सकता है किसी भी बैकवर्ड क्लास को, ठीक है, ये पावर है। तो ये एक्सेप्शन हो गया ना, ठीक है, कास्ट के बेसिस पे हो रहा है, रेस के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है ना, प्लेस ऑफ बर्थ पे हो ही गया अभी यहाँ देखा हमने। और एक लॉ ऐसा भी है कि अगर कोई इनकम्बेंट है किसी ऑफिस का, इनकम्बेंट यानी कि होल्डर ऑफ एन ऑफिस, अगर कोई आदमी किसी पदवी पे है किसी धार्मिक इंस्टीट्यूशन में, यानी कि किसी धार्मिक संस्था में, ठीक है, किसी पदवी पे है, तो उस आदमी को उसी धर्म को बिलोंग करना होगा, उसी रिलीजन को बिलोंग करना होगा, उसी तबके को बिलोंग करना होगा, डिनोमिनेशन को बिलोंग करना होगा, तभी उस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में उसको वो ऑफिस का पोस्ट मिलेगा। ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। तो यहाँ रिलीजन के बेसिस से भी यहाँ पे देखिए आपको डिस्क्रिमिनेशन देखने मिल गया, ठीक है। तो देयर आर सम 3 एक्सेप्शंस टू दिस रूल ऑफ आर्टिकल 16, ठीक है, तो ये चीज़ देखने वाली थी थोड़ी सी। फिर आर्टिकल 17 क्या है? ये अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है हर फॉर्म में, चाहे वो प्राइवेट इंडिविजुअल हो चाहे वो स्टेट के थ्रू हो, दोनों ही फॉर्म में एबॉलिश करता है, ठीक है। अब अनटचेबिलिटी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं की गई थी, और मैसूर हाई कोर्ट के एक प्रेसिडेंट है, उनका एक पहले का जजमेंट है जिन्होंने उसमें डिसाइड किया कि लिटरल फॉर्म में नहीं लेना चाहिए अनटचेबिलिटी को, कि मतलब किसी को छू दिया तो वो छुआछूत, वो अनटचेबिलिटी नहीं है। बेसिकली अनटचेबिलिटी का मैसूर हाई कोर्ट से मतलब है कि ये एक ऐसी सामाजिक डिसेबिलिटी है जो कि लोगों पे इम्पोज की गई है, क्योंकि वो सिर्फ किसी एक कास्ट में पैदा हुए हैं। तो किसी एक कास्ट में पैदा होने की वजह से उनको एक तरीके से सोशली ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाता है, उनका सामाजिक रूप से बहिष्कार कर दिया जाता है हर एक चीज़ को लेकर के, चाहे वो पब्लिक चीज़ों को इस्तेमाल करने से लेकर के हो, चाहे वो एक फ्रेटर्निटी की फीलिंग हो, इन सभी की चीज़ों में ही जो है उनके साथ एक्सक्लूजन हमें देखने मिलता है, ठीक है। इसी के साथ अब इस आर्टिकल 17 को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ लॉ पास किए थे पार्लियामेंट ने, ताकि इसको और मजबूती प्रदान किया जा सके। जैसे कि 1955 में अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट पास किया गया कि अगर कोई अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता हुआ पाएगा तो सज़ा होगी। फिर 1955 के बाद इसको थोड़ा सा रिनेम किया गया और इसको थोड़ा इसका ब्रॉड इसको एस्पेक्ट को थोड़ा अमेंड किया गया, इसको और थोड़ा ब्रॉड बनाया गया। इसका नाम रखा है इन लोगों ने प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976, यानी कि अब इसमें सिर्फ SC ST नहीं आएंगे, इसमें हर एक सिविलियन आएगा। तो देखिए जब दूसरी बार नाम चेंज हुआ तो इसमें काफ़ी कुछ चेंज हो गया, ठीक है। अब इस प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट के तहत पनिशमेंट क्या है? अगर आप अनटचेबिलिटी करते हुए पाएगा तो 500 रुपये का फाइन या फिर 6 महीने की जेल, या फिर दोनों ही हो सकता है कि आपको दोनों ही करना पड़े। इसी के साथ अगर कोई आदमी अनटचेबिलिटी के लिए कन्विक्ट हो गया तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा किसी भी लेजिस्लेचर में, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो चाहे वो पार्लियामेंट हो,
ठीक है, तो ये सब आता है आर्टिकल 17 को लेकर के। अब ये जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976 था, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या गुनाह है, क्या क्या ऑफेंस है वो देख लेते हैं, जिसके लिए आपको सजा हो सकती है। तो ऑफेंस ये है कि आप किसी भी आदमी को किसी भी पब्लिक वर्शिप की प्लेस पे, चाहे वो टेम्पल हो, गुरुद्वारा हो, चाहे और भी किसी धर्म का पब्लिक वर्शिप का प्लेस हो, तो आप किसी भी आदमी को उसके अंदर एंटर करने से उस प्लेस के आप मना नहीं कर सकते उसके लिए। अनटचेबिलिटी को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी भी फॉर्म में कि ये अनटचेबिलिटी सही है, ठीक है। आप किसी भी आदमी को पब्लिक प्लेस में घुसने से मना नहीं कर सकते, किसी भी आदमी को आप हॉस्पिटल में, स्कूलों में, कॉलेजेस में या फिर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते। अनटचेबिलिटी के ऊपर आप प्रवचन नहीं दे सकते, उसको प्रीच नहीं कर सकते, उसको फेवर नहीं कर सकते किसी भी फॉर्म में। आप किसी भी ऐसे आदमी को जो एससी ग्रुप को बिलोंग करता है उसको इंसल्ट नहीं कर सकते उसके कास्ट को लेकर के। आप किसी भी आदमी को मना नहीं कर सकते कि वो कोई भी अपना गुड या सर्विसेज बेचे, ठीक है। मतलब कि किसी भी आदमी को आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरी दुकान है और तुम एससी को बिलोंग करते हो तो मैं तुम्हें सामान नहीं बेचूंगा, ऐसा करना गुनाह है, ठीक है। अगला है आर्टिकल 18 जो कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है। अब अंग्रेजों के ज़माने पे अंग्रेजों ने अलग अलग टाइटल दे रखे थे, जैसे कि महाराजा हो गया, राय साहब हो गया, राय बहादुर हो गया, ठीक है। अलग अलग टाइप के जो हेरिडिटरी टाइटल्स होते थे वो दिए गए थे राजाओं के कुनबे के लोगों को। तो इसमें क्या था कि आर्टिकल 18 जब फंडामेंटल राइट में आया तो उसमें इसने कहा कि इट प्रोहिबिट्स स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग टाइटल्स टू एनी सिटीजन और फॉरेनर। इसका मतलब है कि यहाँ ये जो एबॉलिशन ऑफ टाइटल वाला आर्टिकल 18 है ये स्टेट को मना करता है, यानी कि स्टेट के ऊपर एक इसने पाबंदी लगा रखी है, सरकार के ऊपर इसने एक पाबंदी लगा रखी है कि ये किसी भी टाइप का टाइटल किसी भी इंसान को, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो कोई फॉरेनर हो, उसको वो नहीं दे सकता, ठीक है। और उसी तरीके से ये सिटीजन्स को भी प्रोहिबिट करता है कि सिटीजन्स भी अलाउड नहीं है कि वो कोई और टाइटल ले किसी और बाहरी देश से, यानी कि किसी बाहरी कंट्री से कोई और टाइटल एक्सेप्ट करना उनके लिए वर्जित है। अब इसी के साथ अगर कोई आदमी है जिसने जो किसी सरकारी नौकरी में है, जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किए हुए है हमारे सरकार के अंदर अंडर स्टेट, ठीक है, तो वो कोई भी टाइप का टाइटल, कोई भी टाइप का प्रेजेंट इमोल्यूमेंट या फिर किसी भी टाइप की नौकरी किसी और फॉरेन स्टेट यानी किसी और कंट्री के अंडर बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के नहीं ले सकता, ठीक है। ये आप तो उसी समझनी है कि अगर मान लीजिए कोई आदमी है, यहाँ पर्सन लिखा है, देखिएगा पर्सन का मतलब होगा कि सिटीजन भी हो गया और फॉरेनर भी हो गया। अगर सिटीजन या फॉरेनर ये दोनों ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किए हुए हैं, ओओपी होल्ड किए हुए हैं अपने सरकार के अंदर इंडिया में, ठीक है ब्रो, तो इस केस में क्या होगा कि अगर ऐसा होल्ड किए हुए हैं तो ये किसी और कंट्री के लिए काम नहीं कर सकते, उनका टाइटल नहीं एक्सेप्ट कर सकते, इमोल्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, बिना प्रेसिडेंट के सलाह के। हेरिडिटरी टाइटल जो अंग्रेजों के जमाने चली आ रही थी, जैसे कि महाराजा राय बहादुर राय साहब, ये सब इनको बैन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो आपको नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, ठीक है, इस टाइप के जितने भी अवार्ड हैं, अशोक चक्र, ये सब वैलिड है क्योंकि ये किसी भी तरीके से हेरिडिटरी टाइटल ऑफ नोबिलिटी को नहीं दर्शाते हैं। मतलब कि ये ऐसा नहीं दिखाते कि आपके पापा ये थे तो इसलिए आपको ये टाइटल मिल रहा है, नहीं, आपकी मेरिट को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो मेरिट के रिकॉग्निशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने मना नहीं किया है, इसलिए ये नेशनल अवार्ड्स जायज़ हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है। और पर इनको जो है किसी भी तरीके से अगर आप अपने नाम के सफिक्स के तौर पे यानी कि अपने नाम के बाद लगाएंगे या फिर प्रीफिक्स के तौर पे यानी कि अपने नाम के आगे लगाएंगे तो वो गवारा नहीं है। अगर ऐसा कुछ करते हैं जो नेशनल अवार्ड होल्डर्स हैं तो क्या होगा कि उनको अपना अवार्ड जो है फोरफाइट करना पड़ेगा, यानी कि अपना छोड़ना पड़ेगा जो अवार्ड उनके पास है। तो इतना ही था इस वीडियो में। राइट टू इक्वालिटी हमको इसमें डिस्कस करना था, आर्टिकल 14 14 उन्होंने कर लिया है। अगले वीडियो में आर्टिकल 19 को डिस्कस करेंगे जिसमें 6 जो है हमारे पास राइट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को, ठीक है। तो अगले लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।